नमस्कार दोस्तों। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया की तरफ से उदय सहाय का अभिनंदन। कायस्थ विषयों पर चर्चा हम करते हैं। आज की चर्चा का विषय है कायस्थ उपजातियों का सिविलाइजेशनल माइग्रेशन। सिविलाइजेशनल माइग्रेशन स्टैंड अलोन माइग्रेशन या छोटी छोटी टुकड़ियों में हुए माइग्रेशन से अलग है दोस्तों, क्योंकि सिविलाइजेशनल माइग्रेशन का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट उस कम्युनिटी पे पड़ता है और उनकी जीवन पद्धति, उनका सोच विचार, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा और अंततः उनका कॉन्शसनेस एक तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए सिविलाइजेशनल माइग्रेशन को बारीकी से समझना ज़रूरी है। कायस्थों के केस में अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो दो चीज़ें इमर्ज करके आती हैं। एक कि कायस्थ हाईली अडेप्टिव कम्युनिटी रही है। दूसरा कि इनकी मोबिलिटी या इनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है, कल भी और कुछ हद तक आज भी। और यही कारण है कि कई बार ये अपने जड़ों से भी कटते दिखते हैं, कई बार अपनी ट्रेडिशन से दूर जाते दिखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वीकनेस भी हो सकता है और ये लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इस माइग्रेशन में आप पाएंगे कि ख़ास तौर पे श्रीवास्तव, अम्बस्ट, माथुर, सक्सेना और कर्ण, इनके माइग्रेशंस बड़े जिग जैग कॉन्टिन्यूसली होते रहे हैं और ये एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट का माइग्रेशन नहीं है। ये बहुत ही एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट से बैक एंड फोर्थ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी बनती है। किताब में मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कायस्था में मैंने इन तमाम माइग्रेशंस के ज़िक्र तफसील से की है, लेकिन आज की इस चर्चा के लिए मैंने केवल सोचा एक सैंपल आपके सामने पेश करूं और वो है अम्बस्टों की माइग्रेशन की कहानी। तो साथियों, मैं 58 साल तक ये सोचता रहा और समझता रहा कि अम्बस्ट कायस्थों की जो होमलैंड है, जो जन्मभूमि, कर्मभूमि, और वो बिहारी है और मगध क्षेत्र के आसपास पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, क्योल, मुंगेर, ये मोटे तौर पे चारों तरफ के इलाके हैं। गिरिडीह, जहाँ पर अम्बस्ट कायस्थ आज भी आपको बसे हुए हैं। जो वहाँ के नहीं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक जनरेशन, दो जनरेशन पहले उनके रूट्स इन्हीं इलाकों में मिलेंगे। लेकिन जब मैंने इस शोध में के गहराइयों में गया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली हज़ारों साल पहले ये दरअसल मालव क्षेत्र से यहाँ आए थे। कहाँ है ये मालव? ये मालव एक्चुअली आज के डेट में कश्मीर के नीचे और चेनाब और रवि नदी के बीच में एक लैंड का पैच था, जहाँ जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर ये बसे हुए थे। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन उस विषय पे आने के पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंडर फिर से रिपीट कर दूं। और जानना ये बार बार ज़रूरी है कि हमारी माइथोलॉजी, हमारी आर्कियोलॉजी, हमारी हिस्ट्री ये दोहराती रही है कि कायस्थों का इतिहास कहीं ना कहीं कायथा गांव से जुड़ा है। यहाँ पे श्री चित्रगुप्त अवतरित हुए, यहीं तपस्या की उन्होंने। यहाँ तपस्या के बाद उन्होंने विधि विधान की एक्सपर्टीज़ उन्हें मिली यूनिवर्स को चलाने की, और उसके बाद इनकी 2 शादियाँ वहाँ पे हुई, 12 बच्चे हुए। उन बच्चों को पठन पाठन के लिए गुरुकुल भेजा और उसके बाद अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भारत के अलग अलग डायरेक्शंस में इनको वहाँ से इन्होंने प्रस्थान करवाया। तो उस बैकग्राउंड में अम्बस्ट की कहानी शुरू होती है। पहले वो काठियावाड़ गए, काठियावाड़ से अम्बा स्थान, अम्बा की पहाड़ियों के से गुजरते हुए, और अम्बाला का जिक्र भी आता है, ये पहुँचे कश्मीर के निचले हिस्से में
जिसको आज पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और उसमें ये जो दो नदियों के बीच रवि और चेनाब के बीच मालव गणराज्य की स्थापना इन्होंने की। ये एक गणतंत्र था जो आज भी, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में आपको मिलेगा। और अलेक्जेंडर जब यहाँ आया उस समय इस इलाके में का सबसे बड़ा राजा होता था कांधार। और कांधार का राजा ने अपने निस्वार्थ में या स्ट्रैटेजिक कुछ इंटरेस्ट में ये फैसला लिया कि वो ये लड़ाई नहीं लड़ेगा, और उसने एक तरह का बाईपास एक दे दिया अलेक्जेंडर को। लेकिन उसी कांधार के नीचे कुछ सत्रप्स थे जिनको ये मंजूर नहीं था। एक सत्रप के बारे में तो आप सब जानते हैं, पोरो। उस लड़ाई के बारे में भी चर्चा बचपन से हमने सुनी है। लेकिन उसके ही ठीक नीचे एक दूसरा सत्रप था मालव राज्य का, जिसने ये रिस्क लेने में कोई गुरेज नहीं दिखाया और उसने डिसाइड किया कि हम लोग फाइट करेंगे। उनकी सेना छोटी थी और अलेक्जेंडर के सामने जीतने की गुंजाइश भी बहुत कम थी। फिर भी ये बड़े जांबाज योद्धा थे। इन्होंने डिसाइड किया कि लड़ेंगे। और इस युद्ध को दो लोगों ने देखा। एक तो जो इतिहासकार हैं अलेक्जेंडर के डियोडोरस, उन्होंने देखा। और दूसरा इंटरेस्टिंगली देखा चंद्रगुप्त ने, क्योंकि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने उस समय कांधार के इलाके में भेज दिया था, क्योंकि चाणक्य को लगता था कि कांधार के बाद अगला कदम, मेजर कदम अलेक्जेंडर का मगध की तरफ ही बढ़ेगा। तो उसकी इच्छा थी और उसकी समझ थी कि जब तक आप दुश्मन की सेना की स्ट्रैटेजी, उसका वारफेयर टैक्टिक्स वगैरह आप नहीं समझ लेते, तब तक उसको आसानी नहीं होती है टैकल करना। तो उन्होंने खुद अपने चंद्रगुप्त को वहाँ पर, सबसे बड़े नायक चंद्रगुप्त को उन्होंने भेज दिया था। और चंद्रगुप्त जाके उन सेना में, अलेक्जेंडर की सेना में शामिल हो गया था। उसमें आज भी आप देखेंगे तो आर्मी में या फ्रंट जो सीपीओज हैं, वो लोगों को अपॉइंट करते हैं अपने उनके लोकल इंटेलिजेंस के डेवलप करने के लिए, रेकी करने के लिए वगैरह वगैरह। तो चंद्रगुप्त जब सिकंदर की सेना में शामिल हो गए, तभी ये बैटल हुआ था मालव और अलेक्जेंडर के बीच में। और इस बैटल को उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा था। और ये दो जो विटनेस थे, डियोडोरस और चंद्रगुप्त, जो दोनों के दिमाग पर इसका असर गहरा पड़ा था। डियोडोरस लिखते हैं मालव के बारे में कि दे फॉट द बैटल वेरी ब्रेवली बट द लक वॉज नॉट ऑन देयर साइड। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त इस इमेजरी को लेकर, इस लड़ाई के बाद आपको विदित है कि चंद्रगुप्त लौट गए थे मगध, क्योंकि अलेक्जेंडर वहाँ से उनकी दिशा मुड़ गई। इस लड़ाई का इम्पैक्ट ये हुआ, दो हुआ। एक तो ये हुआ कि हार गए वो मालव, लेकिन साथ के साथ अलेक्जेंडर इसी बैटल में वुंडेड हो गया। और वुंडेड होने के बाद अन्य दबावों के कारण भी और इस घटना के कारण भी उसने निर्णय वापस जाने का लिया। तो उसका कोर्स बदल गया। उस कोर्स बदलने के बाद चंद्रगुप्त वहाँ से वापस आए मगध। उन्होंने नंद वंश को के अंतिम राजा घनानंद को उखाड़ फेंका और उखाड़ने के बाद अपनी राजगद्दी संभाली। लेकिन उसके बाद राज्य चलाना भी एक चैलेंज था। चाणक्य और इनके सहमति इस बात पे बनी कि पूरे मगध एम्पायर के चारों तरफ हमें उनको बहादुर और लॉयल लोगों को बसाना चाहिए। तो उनका ख्याल आया कि क्यों नहीं अम्बस्टों को बसाया जाए। उन्होंने उनको लड़ते देखा था, उनके कैरेक्टर को रीड किया था उस वक्त। तो उन्होंने अपना दूत भेजा, लेकिन पता चला कि ये लोग वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि वुंडेड होने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को ये आदेश दिया था कि इनको बिल्कुल सामूल नष्ट कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और बुरी तरह मिलिट्री कंपोनेंट ही नहीं,
मालव के सिविलियन कंपोनेंट पे भी हमले पे हमले हो रहे थे। उसी वक्त अम्बस्टो ने यह तय किया था कि उन्हें वहाँ से पलायन करना चाहिए। हथियार को उन्होंने छुपाया और वहाँ से वो माइग्रेट कर गए और कई सौ मील की यात्रा कर कर वो पहुँचे मेकाला क्षेत्र, जो महाकाल का क्षेत्र माना जाता है। अवंतिकापुर भी इसे कहते हैं, आज का उज्जैन है। और वहाँ पर आके ये ठहरे। तब तक चंद्रगुप्त के दूत ने इनको आमंत्रित किया आकर कि आप चलें और वहाँ बसें, और चंद्रगुप्त ने ये आमंत्रण आपको भेजा है। तो ये फिर वहाँ से माइग्रेट किए हैं बिहार की तरफ। करीब करीब 150 फैमिलीज ये अम्बस्टों की चल पड़ी महाकाल के क्षेत्र से बिहार की तरफ, आज के बिहार की तरफ। और वो जबकि नदी के किनारे किनारे उस रास्ते से बताया जाता है कि ये मगध पहुँचे। और चारों तरफ जो कोर एरिया था मगध का, उसके चारों तरफ जो और एरियाज थे, वहाँ पर इनको एक एक गांव में बसाया गया। और वही गांव आज अम्बस्टों का ख़ास घर कहलाता है। दरअसल एक स्कॉलर हैं जो पिछले 5 साल से इसी बात पे काम कर रहे हैं कि फिज़िकली ये गांव कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और 50% से ज़्यादा गांव को उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई भी कर दिया है। तो ये तो कहानी हुई मेजर माइग्रेशन की, बट मेजर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरी माइग्रेशन भी कह सकते हैं आप हुई। एक छोटा सा इसमें से स्प्रिंटर ग्रुप उज्जैन से बिहार की तरफ या मगध की तरफ बढ़ने के बजाय ये नीचे उतरा साउथ की तरफ। और डॉक्टर बीपी सिन्हा हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये गए सालेम में बसे, ये साउथ ट्रावनकोर में जाकर बसे, और इन्होंने ये मेडिसिन प्रोफेशन में थे। इनकी वाइफ मिडवाइफरी की भूमिका भी इन्होंने निभाई। नृत्य सीखा इन्होंने, संगीत सीखा इन्होंने, और बताया जाता है कि आज के कुछ बड़े भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम वगैरह के जो गुरुज हैं वो इस कम्युनिटी से आते हैं। दूसरी जो इनकी छोटी एक ट्रिब्यूटरी कहिए या स्प्रिंटर ग्रुप कहिए निकली, वो बंगाल की तरफ गए, थोड़े उड़ीसा में गए, बंगाल की तरफ गए। वो वहाँ के वैद्या कहलाए। और वैद्या का मतलब है जिसको लोग पॉपुलरली बंगाल में आज बोधी कहते हैं। और ये हाथी पर बैठ के दवा बांटते थे गांव में, और काफ़ी इनकी इज्जत हुई। और इज्जत हुई तो इनका ओहदा भी बढ़ा, स्टेटस बढ़ा, और उससे जेलसी भी क्रिएट हुई। और वहाँ के जो मौलिक कायस्थ हैं उन्होंने इन्हें कायस्थ मानने से इनकार कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी बंगाल आप जाएं और बंगाली से बात करें तो एक जनरल इम्प्रेशन नहीं है कि बोधीज कायस्थ नहीं है। जबकि आपको वैद्या न केवल बंगाल में है, आपको वैद्या मिलेंगे उड़ीसा में, आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, आपको उज्जैन के क्षेत्र में। तो ये जो सिविलाइजेशनल स्प्रिंकलिंग हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिसमिनेशन हुआ है, वो लोग उस तरह से उसको कनेक्ट नहीं कर पाते और छोटे छोटे साइलोज में चीज़ों को देखकर इंटरप्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अम्बस्टों की और उनके माइग्रेशन की। और ये पढ़ के आपको, मुझे जितना रोमांचकारी लगा था सब कुछ, इसमें मुख्य तौर पे डॉक्टर बीपी सिन्हा का सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किताब भी उनका आउट ऑफ प्रिंट है। उसके अलावा चित्ररेखा गुप्ता जी प्रोफेसर हैं, थी आर्कियोलॉजी की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। उनका काम भी इस पर काफ़ी नायाब और ओरिजिनल है। और इसी तरह से डियोडोरस का जो ओरिजिनल सोर्स है वो आपको इस पर प्रकाश डालता है। और बड़े मुश्किल से मैंने ये सोर्सेज को एक्सेस किए, वो मिलने भी इतने आसान नहीं हैं। लेकिन जो पिक्चर इमर्ज किया उसको मैंने जोड़ा आपस में, और ब्रिक बाय ब्रिक जो बिल्डअप हुआ वो अमेजिंग था, वो रोमांचकारी था। आपको भी ऐसा लगा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी माइग्रेशंस की जो ट्रैजेक्टरी दूसरे सब कास्ट की हैं उसके लिए कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया आपको पढ़ना पड़ेगा।
और उसमें आपको विस्तार से और जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।